मलिका ने महसूस कर लिया कि वो कुछ फिक्रमंद है, इसलिए वो भी परेशान हो गई। इसने पहले तो शहजादे को ताकीद की कि वो अपना लिबास तब्दील कर ले, फिर इसके जाने के बाद वो बादशाह के पास आया और इससे फिक्रमंदी की वजह पूछी। बादशाह ने शहजादे की कही हुई तमाम बातें मलिका के सामने दोहरा दें। उन बातों को सुनकर मलिका जरा भी परेशान न हुई और बोली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा शहजादा इतनी कम उम्री में भी सोच विचार करता है। गरीबों के हालात जानकर इसका उदास हो जाना इस बात की निशानी है कि वो अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है, वरना इसकी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब फिक्र ना करें, मैं शहजादे से इस बारे में बात करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि इसके ज़हन में इस तरह के सवालात क्यों उठ रहे हैं। बादशाह को मलिका की इस बात से इत्मीनान हो गया। शाम को मलिका ने शहजादे को अपने कमरे में तलब किया और उसके साथ खिड़की के पास आकर बैठ गई। इस तरह तलब किए जाने पर शहजादा अदनान समझ गया था कि बादशाह ने इसकी बातों का तज़किरा मलिका से ज़रूर किया होगा, इसलिए वो अपनी माँ को देखकर शरारत से मुस्कुराया और बोला, उम्मी हुजूर जो पूछना है पूछिए, मैं आपको ज़रूर बतावेगा। उसकी बात पर मलिका को हंसी आ गई। वो बोली, शहजादे अब बहुत शरीर हो गए हैं, अब की समझ में सारी बातें आने लगी हैं। शहजादा फौरन बोला, सिवाय एक बात के। मलिका ने कहा, वो बात आपके अबुआ हुजूर मुझे बता चुके हैं, अब तो मुझे सिर्फ इस बात से आगाह कर दें कि उन सोचों से आपका मकसद क्या है। मलिका की बात सुनकर शहजादा अदनान संजीदा हो गया और बोला, उम्मी हुजूर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अबुआ हुजूर वजीरों को, अमीरों को और अपने दरबारियों को बगैर किसी वजह के बेशबहा इनामात से नवाजते रहते हैं। उन्हें ये इनामात उनकी खुशामद भरी तारीफों के सिले में मिलते हैं। शहजादे की बात सुनकर मलिका हक्का बका रह गई। उसने घबरा कर शहजादे के मुंह पर हाथ रख दिया और उधर उधर देखते हुए सरजनिश भरे लहजे में बोली, शहजादे खामोश रहिए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार न कीजिए। मलिका की बात सुनकर शहजादा जरा भी परेशान नहीं हुआ। बोला, उम्मी हुजूर, अब मेरी उम्मी है, मैं अब से अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। मलिका खामोश तो हो गई मगर वो तशवीश भरी नजरों से शहजादे को देखे जा रही थी। शहजादे ने जब देखा कि मलिका बहुत संजीदा और फिक्रमंद हो गई है तो उसने कहा, उम्मी हुजूर अब नाराज हो गई हैं, मुझे मुआफ कर दीजिए। मलिका ने प्यार से शहजादे को खुद से लिपटा लिया और बोली, शहजादे मेरी जान, मैं गलती पर थी, आपने बहुत अच्छा किया जो ये बातें मुझसे कह दें। तमाम बच्चों को अपने दिल की बात अपनी माँ से कर देना चाहिए। दुनिया में माँ से बेहतर दोस्त कोई और नहीं होता, ये माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों को सही मशवरे दे सकती है। अच्छा, अब आप मुझे आसान अल्फाज में बताइए कि मसला क्या है, आपके जहन में ऐसे ख्यालात क्यों कर आ रहे हैं। शहजादा कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, उम्मी हुजूर, जब मैं महल की बुर्जी पर चढ़कर शहर का नज़ारा करता हूं तो मुझे रोजाना बहुत से बच्चे दूर बाजारों में नजर आते हैं। वो बच्चे मेहनत मजदूरी में मसरूफ होते हैं, कोई उन्हें झड़कता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई धक्के देता है, मगर उसके बावजूद वो बच्चे मेहनत मजदूरी के कामों में लगे रहते हैं और शाम को चंद सके लेकर घर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं अगर महल में पैदा ना होता तो मैं भी उन्हीं की तरह का एक बच्चा होता, मुझे भी मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता। ये कहकर शहजादा अदनान ने प्यार से मलिका के गिले में बाहें डाल दें और फिर बोला, उम्मी हुजूर, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों में से कोई बच्चा भी मजदूरी ना करे, ये सब तालीम हासिल करे, खेलें कूदें जैसा कि मैं करता हूँ। तालीम हासिल करके जब वो बड़े हो जाएं तब ही मेहनत मजदूरी और दूसरे कामों का सोचें। ये तमाम बातें अबुआ हुजूर के सोचने की हैं, क्योंकि ये सब लोग उनकी रियाया है। जरा जरा सी बात पर खुश होकर लोगों पर इनाम व इकराम की बारिश करने से बेहतर है कि यही दौलत रियाया की बेहतरी के लिए खर्च हो। जगह जगह मकतब हूँ और मुल्क का हर बच्चा इनमें पढ़े और उनकी तालीम का सारा खर्चा सरकारी खजाने से अदा हो। शहजादे की बातें सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ गए। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और बादशाह सलामत ने कमरे में कदम रखा। उसने मलिका और शहजादे की तमाम बातें सुन ली थीं। इसे देखकर शहजादा अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने करीब आकर शहजादे को गिले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें एहसास हो गया है कि हमने बच्चों की तालीम और उनसे मजदूरी करवाने जैसे अहम मसले की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया था
اور نہ ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرف دلوائی تھی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح و مشوروں کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے، ان میں پڑھے لکھے بہترین اتالیق مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں منادی کروا دی گئی کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرے گا، لڑکی ہو یا لڑکا، تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہوگا۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوہے میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتبوہے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ لوگ جوق در جوق اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان مکتبوہے میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دیتے تھے، کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پر چڑھی شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ عدنان پر پڑی جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، امی حضور دیکھیے، شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے، تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پیشہ بھی اپنایا اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور اچھی حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے نیک دل شہزادہ عدنان کا ہاتھ تھا۔ ان کتابوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔